गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 30 ड्रग्स एक्टिंग ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इमिटिक्स एंड एंटी इमिटिक्स ड्रग्स को। इसके पहले के जो 3 पार्ट हमने डिस्कस किए हैं उसमें हमने एंटासिड्स, एंटी डायरियल और परगेटिव्स ये कैटेगरी को डिस्कस किया था। आज हम इमिटिक्स एंड एंटी इमिटिक्स ड्रग्स को देखते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट आर इमिटिक्स। इमिटिक्स द ड्रग्स विच प्रोड्यूस वोमिटिंग आर टर्म एज इमिटिक। तो इमिटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं और जिसे हम उल्टियाँ बोलते हैं, उल्टी प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। ऐसे ड्रग्स को हम बोलेंगे इमिटिक्स। इसका क्लासिफिकेशन 3 कैटेगरी में होता है। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है सेंट्रली एक्टिंग बाय स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। एग्जाम्पल है एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन। तो ये जो ड्रग है ये सेंट्रली एक्ट होते हैं और ब्रेन पे एक्ट होते हैं। ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वहाँ पे ये काम करते हैं और इसमें एग्जाम्पल आता है एपोमॉर्फिन और मॉर्फिन का। दूसरे है पेरिफेरली एक्टिंग। तो ये जो है सेंट्रल जो है हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे काम नहीं करते, ये पेरिफेरली काम करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल आता है मस्टर्ड, कॉपर सल्फेट, एंटीमनी, पोटेशियम टार्टरेट, हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये पेरिफेरली एक्टिंग इमिटिक्स ड्रग में आते हैं। उसके बाद ऐसे ड्रग जो कि पेरिफेरली भी काम करते हैं और सेंट्रली भी काम करते हैं उसमें आता है इपिकैक, और जिसे हम इपिकैक कन्हा भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं सेंट्रली एक्टिंग इमिटिक्स बाय स्टिमुलेशन ऑफ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ऐसे ड्रग जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे एक्ट करते हैं और अल्टीमेटली वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं और इमिसिस प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक ही ड्रग है एपोमॉर्फिन। इसके अलावा हमारे एग्जाम्पल में मॉर्फिन भी दिया हुआ है, बट एपोमॉर्फिन ये मेन ड्रग है। तो इसे कैसे लेते हैं? ऑन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन वोमिटिन इज प्रोड्यूस विद इन 15 मिनट। तो जब भी एपोमॉर्फिन को सबक्यूटेनियसली दिया जाता है किसी पेशेंट को तो ये विद इन 15 मिनट वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है वो पेशेंट के अंदर। इन हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल इट मे कॉज सीवियर इमिसिस एंड कोलैप्स। द इमिसिस इज एसोसिएटेड विथ सीडेशन। तो ये एपोमॉर्फिन अगर हमने कोई हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल को दे दिया तो ये सीवियर इमिसिस प्रोड्यूस करता है और वो पेशेंट को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने लगती है और वोमिटिंग होने लगती है, और एक्सेसिव वोमिटिंग की वजह से वो बेहोश होके गिर जाता है। और एपोमॉर्फिन का इमिसिस जो है ये सेंट्रली एक्ट होने की वजह से ये सीडेशन भी प्रोड्यूस करता है। Apomorphine induced vomiting can be effectively suppressed by क्लोरप्रोमाजिन। तो एपोमॉर्फिन का अगर वोमिटिंग ज़्यादा हो रहा है और वो पेशेंट को एपोमॉर्फिन का वोमिटिंग से रिलीफ दिलाने के लिए एज अ एंटीडोट और एज अ काउंटर ड्रग हम क्लोरप्रोमाजिन दे सकते हैं, जो कि एंटी इमिटिक ड्रग करके काम करता है। तो एपोमॉर्फिन जो है ये वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है, क्लोरप्रोमाजिन जो है ये वोमिटिंग कम करने का काम करता है। इन लार्ज डोज इट ऑफन प्रोड्यूसेस रेस्टलेसनेस, ट्रिमर, कन्वल्जन्स एंड सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। तो एपोमॉर्फिन जो है ये सीडेशन तो प्रोड्यूस करता है, तो अगर इसका हाई डोज पेशेंट को दिया गया तो ये रेस्टलेसनेस वो पेशेंट में प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ट्रिमर्स प्रोड्यूस करता है, कन्वल्जन प्रोड्यूस करता है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ये भी एपोमॉर्फिन प्रोड्यूस करता है। एनी एडवर्स इफेक्ट कैन बी ट्रीटेड बाय स्पेसिफिक एंटीडोट 5 to 10 mg ऑफ नैलोरफिन गिवन इंट्रावेनसली। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट एपोमॉर्फिन का होता है तो उसको रिवर्स करने के लिए स्पेसिफिक एंटीडोट दिया जाता है जिसका नाम है नैलोरफिन। इसको इंट्रावेनसली दिया जाता है और इसका डोज जो होता है 5 to 10 mg होता है।
तो ये हो गया एपोमॉर्फिन। अब हम देखते हैं पेरिफेरली एक्टिंग इमिटिक्स। दे कॉज वोमिटिंग रिफ्लेक्सली बाय इरिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो ये पेरिफेरली एक्टिंग इमिटिक्स जो है ये ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड पे काम नहीं करते हैं, ये सिंपली जो लोकल एरिया है, अगर ये इमिटिक ड्रग ओरली कंज्यूम किया है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को ये इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से रिफ्लेक्स एक्शन वोमिटिंग वो पेशेंट को होता है। तो जैसे ही गैस्ट्रिक म्यूकोजा कोई ड्रग से इरिटेट होता है तो बॉडी जो है एज अ रिफ्लेक्स एक्शन वोमिटिंग प्रोड्यूस करता है। तो इसमें आता है मस्टर्ड। जैसा कि मस्टर्ड ऑयल आपको पता है बहुत ही इंटेंस होता है, इसका स्मेल भी बहुत इंटेंस होता है, और ये जो है बाय नेचर थोड़ा सा स्पाइसी और इरिटेटिंग होता है। तो इट एक्ट बिकॉज ऑफ इट्स वोलेटाइल ऑयल। तो मस्टर्ड ऑयल में जो वोलेटाइल ऑयल होता है वो काम करता है एज अ इमिटिक। इट इज सेफ एंड इजीली अवेलेबल ड्रग। तो मस्टर्ड जो है और जो मस्टर्ड ऑयल जो है ये एज अ इमिटिक्स करके देते हैं, और ये सेफ है और इजीली अवेलेबल होने वाला ड्रग है। इसके बाद सोडियम क्लोराइड देखेंगे, जिसका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये ओरली देते हैं। It withdraws the fluid from the cell lining stomach and thus causes irritation which causes reflex emesis। तो ये क्या करता है, हाइपरटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है ये जब भी कोई पेशेंट ओरली कंज्यूम करता है तो जो स्टमक की लाइनिंग होती है, सेल लाइनिंग, वहाँ से ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फ्लूइड खींच लेता है और फ्लूइड बाहर निकालता है, जिसके वजह से स्टमक के लाइनिंग में इरिटेशन होता है और इसका रिफ्लक्स में वो पेशेंट को वोमिटिंग और इमिसिस होता है। उसके बाद थर्ड ड्रग है कॉपर सल्फेट। ये भी गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है। बीइंग अ मेटल सॉल्ट इट हैज एस्ट्रिंजेंट एक्शन। तो ये इसमें जो मेटल होता है कॉपर जो है इसका एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है, और इसके अलावा ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को भी इरिटेट करता है, जिसकी वजह से इमिसिस प्रोड्यूस होता है। तो 300 mg जो है इसका 200 ml वाटर में वाया ओरल रूट देते हैं। तो 3 mg कॉपर सल्फेट को 200 ml वाटर में मिक्स करके वाया ओरल और वाया माउथ देते हैं, जिसके वजह से इमिसिस प्रोड्यूस होता है। इफ वोमिटिंग डज नॉट ऑकर अ स्टमक वॉश मस्ट बी गिवन as it may act as a poison, it is now rarely used। तो कॉपर सल्फेट जो है ये रेयरली यूज होता है अभी, क्योंकि अगर इसके वजह से वोमिटिंग अगर प्रोड्यूस नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट को वॉश करना है स्टमक में से। अगर हमने वो किया नहीं तो ये एज अ पॉइजन करके काम करेगा, और जो कि पेशेंट के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। बट अभी सेफर ऑप्शन अवेलेबल होने के वजह से इसको बहुत ही रेयरली यूज किया जाता है। इसके बाद ऐसे हम ड्रग देखेंगे जो कि इमिटिक्स करके काम करते हैं, और दोनों तरीके से काम करते हैं, पेरिफेरली भी काम करते हैं और सेंट्रली भी काम करते हैं। इसमें आता है इपिकैक और कार्डियक ग्लाइकोसाइड। तो ये दोनों जो है वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं बाय एक्टिंग ऑन पेरिफेरली एज वेल एज सेंट्रली। डिजिटालिस इज टू टॉक्सिक टू बी एम्प्लॉयड एज इमिटिक। तो डिजिटालिस जो है ये बहुत ही टॉक्सिक है और इसका टॉक्सिक डोज में ही ये इमिटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बट इपिकैक साइरप इज मच सेफर इमिटिक देन एपोमॉर्फिन। एपोमॉर्फिन से भी सेफर इमिटिक जो है वो है इपिकैक साइरप। तो इपिकैक साइरप ये नेचुरल ओरिजिन का है और ये सेफर इमिटिक है देन एपोमॉर्फिन। तो एपोमॉर्फिन हमने इससे पहले देखा था सेंट्रली एक्टिंग इमिटिक ड्रग्स में, जो कि सिडेटिव इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये जो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी कोलैप्स भी होने के चांसेस है। तो इसका बेटर सेफर ऑप्शन है इपिकैक साइरप।
15 ml ipecac followed by 200 ml water in adult dose given by mouth। तो ipecac को क्या करते हैं, ipecac 15 ml लेके उसको 200 ml वाटर में डाइल्यूट करते हैं और ये एडल्ट को देते हैं फॉर इमिसिस वाया ओरल कैविटी और वाया माउथ। तो माउथ के थ्रू ये डोज देते हैं। द ड्रग शुड नॉट बी यूज्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट एंड इन दोज पॉइजन विथ कॉस्टिक करेजिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट और स्ट्रिक्निन। तो ये जो इपीकैक है, ये इपीकैक हमें ऐसे लोगों को नहीं देना है जिसमें अनकॉन्शियस ऑलरेडी है, वो पेशेंट ऑलरेडी बेहोश है, उसे कोई होश नहीं, ऐसे पेशेंट को हमें इपीकैक एज अ इमिटिक नहीं देना है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिसे पॉइजनिंग हुआ है ड्यू टू कॉस्टिक करोजिव पेट्रोलियम प्रोडक्ट और स्ट्रिक्निन। तो ये दो जगह पे हमें इपीकैक साइरप नहीं देना है फॉर इमिसिस और टू प्रोड्यूस वोमिटिंग। वोमिटिंग प्रोड्यूस करने के लिए हमें नहीं देना है। अब हम आते हैं एंटी इमिटिक ड्रग। तो पहले हमने इमिटिक देखे हैं जो कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं, उल्टियाँ प्रोड्यूस करते हैं। अभी हम उल्टियाँ रोकने के लिए जो ड्रग यूज करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो एंटी इमिटिक्स ऐसे ड्रग होते हैं जो वोमिटिंग को सप्रेस करने का काम करते हैं और वोमिटिंग को स्टॉप करने का और रोकने का काम करते हैं। वोमिटिंग इज initially a protective action to rid the stomach of noxious substances but may also result from any kind of sensation especially labyrinthine और इमोशनल। तो वोमिटिंग जो है ये तो हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव एक्शन है। जब भी हमारे स्टमक में कोई नॉक्सियस सब्सटेंस और इरिटेटिंग सब्सटेंस आ जाता है और प्रोड्यूस होता है ड्यू टू सर्टेन बैक्टीरिया और ड्यू टू सम इन्फेक्शन, तो उसे जो है हमारी बॉडी जो है बाहर निकालने का काम करती है वाया वोमिटिंग और उल्टी के थ्रू वो बाहर निकालने का कोशिश करती है हमारी बॉडी। तो ये हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन है जो कि नेचुरली होता है। बट कुछ कुछ कंडीशन में ये जो है ड्यू टू सर्टेन ड्रग्स, ड्यू टू सर्टेन केमिकल्स, ड्यू टू सर्टेन स्मेल या फिर इमोशनल फैक्टर्स के वजह से भी वोमिटिंग होता है। वोमिटिंग एसोसिएटेड विद ट्रैवल, प्रेगनेंसी, सर्जरी और द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग कैन बी अ ग्रेट प्रॉब्लम। तो वोमिटिंग ये ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोटेक्टिव एक्शन की वजह से ही होता है, बट कुछ अदर चीज़ों की वजह से भी होता है। जैसा कि किसी पर्सन को ट्रैवलिंग सूट नहीं करता, ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से उसे जो है अनईजी फील होता है और उसकी वजह से वोमिटिंग होता है। प्रेगनेंसी में नेचुरली फर्स्ट 3 मंथ टू 5 मंथ वोमिटिंग होता है। सर्जरी के टाइम पे भी किसी पेशेंट को वोमिटिंग होता है और कोई पेशेंट ड्रग एडमिनिस्टर करता है और उसके इरिटेटिंग इफेक्ट के वजह से भी वोमिटिंग होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, अगर आपने देखा होगा पैरासीटामोल और कोई भी NSAID को ये आफ्टर मील लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जब भी पैरासीटामोल और एस्प्रिन हम खाली पेट लेते हैं तो वो जो है गैस्ट्रिक म्यूकोजा को इरिटेट करता है और उसके रिफ्लक्स में हमें वोमिटिंग होता है। तो इसीलिए जो है ये ड्रग जो है आफ्टर मील लेते हैं और आफ्टर मील लेने के वजह से उसका जो सीवियरिटी है और एसिड फॉर्मेशन का जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से हमें वोमिटिंग नहीं होता है। तो ये वेल नोन एग्जाम्पल है कि भाई कुछ ड्रग जो है वोमिटिंग प्रोड्यूस करते हैं। वोमिटिंग इज कंट्रोल बाय द वोमिटिंग center in the lateral reticular formation with a trigger zone in the area postrema, though other areas such as cerebellum may also be involved। तो वोमिटिंग जो है ये हम सेंट्रली कंट्रोल कर सकते हैं बाय सप्रेसिंग कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसका स्टिमुलेट जो किया हुआ है उसे ही हमें सप्रेस करना है और उसके वजह से जो भी पेशेंट को वोमिटिंग हो रहा है वो वोमिटिंग स्टॉप हो जाएगा।
इसके अलावा जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम भी ये इन्वॉल्व होता है वोमिटिंग में, तो उसे भी सप्रेस करने के लिए कुछ ड्रग यूज किए जाते हैं जिसके वजह से वोमिटिंग नहीं होता है। तो यही चीज है कि भाई अलग अलग रीजन के वजह से वोमिटिंग होता है, अलग अलग मोड ऑफ एक्शन के वजह से वोमिटिंग होता है, इसीलिए जो है अलग अलग ड्रग अलग अलग काइंड ऑफ वोमिटिंग में काम करते हैं। मीन्स अगर प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हो रहा है किसी वुमन को, तो जो नॉर्मल वोमिटिंग हो रहा है उसमें जो हम ड्रग दे रहे हैं वो प्रेगनेंसी में वोमिटिंग हो रहा है जिस वुमन को, उसको नहीं चलता है, तो उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है वोमिटिंग का। तो डिफरेंट डिफरेंट वोमिटिंग के मोड ऑफ एक्शन में डिफरेंट ड्रग चलते हैं। हम एक ही ड्रग अलग अलग टाइप के वोमिटिंग के कॉजेस को नहीं यूज कर सकते। Many drug causes vomiting either by a direct irritant action on the stomach or by a central action। तो बहुत सारे ड्रग इससे पहले हमने इमिटिक्स में देख लिए हैं जो कि सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है, जो कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को टारगेट करके इमिसिस कराते हैं और वोमिटिंग कराते हैं। और पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग क्या करते हैं, स्टमक को इरिटेट करते हैं जिसके वजह से बॉडी जो है रिफ्लेक्सली वोमिटिंग प्रोड्यूस करती है और इमिसिस प्रोड्यूस करती है। तो सेंट्रली ड्रग एक्टिंग सेंट्रली जनरली एक्ट ऑन द कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एंड इंक्लूड डिजिटैलिस, एपोमॉर्फिन, विरेट्रम, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड रेडिएशन। तो जो सेंट्रली एक्टिंग ड्रग है उसमें ऑलरेडी हम एपोमॉर्फिन देख चुके हैं, इसके अलावा डिजिटैलिस है, विरेट्रम है, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है और रेडिएशन है, ये भी जो है सेंट्रली इमिसिस प्रोड्यूस करते हैं। थेरापेटिकली इट इज मोस्टली नेसेसरी टू स्टॉप वोमिटिंग रादर देन टू कॉज इट, बट if needed vomiting may be produced acutely by a finger poked inside the patient throat. A somewhat less heroic method is to give a strong sodium chloride solution। तो थेरापेटिकली जो है ये जरूरी है कि वोमिटिंग को हमें स्टॉप करना है, ना कि वो किसके वजह से हो रहा है। पहले तो जो भी पेशेंट है जिसे वोमिटिंग हो रहा है उसका वोमिटिंग को स्टॉप करना है, ना बाद में वो किस वजह से हो रहा है उसे फाइंड आउट करना है। या फिर अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो सिंपली एक मेथड है कि भाई फिंगर को जो है थ्रोट तक के पोक करते हैं और डालते हैं जिसके वजह से वोमिटिंग होता है। अगर कोई पेशेंट को बहुत ही जी घबरा रहा है और अनईजी लग रहा है तो उसे लगता है कि भाई मुझे उल्टी हो जाएगा, तो वो उल्टी के लिए क्या करता है कि भाई फिंगर्स को थ्रोट में डालता है और उससे वोमिटिंग होता है। बट उससे भी सिंपल वे है कि स्ट्रॉन्ग सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो है वो कंज्यूम करना चाहिए टू प्रोड्यूस इमिसिस। वो सिंपल मेथड है जिसके वजह से वो पेशेंट को वोमिटिंग हो सकता है। ड्रग इंड्यूस वोमिटिंग, radiation sickness and post-operative vomiting may be successfully treated by the phenothiazine derivative such as chlorpromazine and परफिनाजिन। तो क्लोरप्रोमाजिन और परफिनाजिन ड्रग जो है ये फिनोथायाजिन डेरिवेटिव है जो कि वेरी यूजफुल है ड्रग इंड्यूसिंग वोमिटिंग में। मीन्स जो ड्रग वोमिटिंग इंड्यूस कर रहा है जैसे कि एपोमॉर्फिन, इसके अलावा रेडिएशन जो पेशेंट को दिए जा रहे हैं और उसमें वोमिटिंग हो रहा है ड्यू टू सिकनेस, तो ऐसे पेशेंट का भी वोमिटिंग कंट्रोल करने में क्लोरप्रोमाजिन एंड परफिनाजिन बहुत हद तक के सक्सेसफुल है। इसके अलावा जिस पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है और आफ्टर ऑपरेशन उसे वोमिटिंग हो रहा है, ऐसे पेशेंट में भी ये फिनोथायाजिन डेरिवेटिव क्लोरप्रोमाजिन एंड परफिनाजिन बहुत इफेक्टिव है। तो इसके बाद आते हैं मोशन सिकनेस में। मोशन सिकनेस क्या होता है?
ट्रैवलिंग में मोस्टली लोगों को मोशन सिकनेस होता है, मीन्स बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग सूट नहीं होता है। जैसे ही जो बस है चलने लगता है, रन होता है, वैसे ही जो पेशेंट को रनिंग बस ट्रैवलिंग सूट नहीं होता है, उन्हें ऑटोमेटिकली जी मचलता है और अल्टीमेटली उन्हें उल्टियाँ होती है। तो दिस मे बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी फॉर्म ऑफ ट्रैवल एंड विच बीइंग मेनली labyrinthine in origin and is also complicated by visual, olfactory and emotional factor। तो ये जो है मोशन सिकनेस जो है पेशेंट को इसीलिए सूट नहीं करता है क्योंकि वो मोशन के साथ और जो ट्रैवलिंग है उसके साथ कंफर्टेबल नहीं रहता है, और जिसके वजह से उसे अचानक से प्रॉब्लम्स होता है और वो घबरा जाता है और उसके वजह से उसे उल्टियाँ होती है। तो इसमें जो है हायोसिन इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग। हायोसिन जो है ये नेचुरल ओरिजिन का ड्रग है और ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है, दो कॉम्प्लिकेटेड बाय द साइड इफेक्ट ड्राई माउथ एंड ब्लड विजन इफ गिवन इन एडिक्वेट अमाउंट। तो हायोसिन जो है ये मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है मोशन सिकनेस में, बट इसके कुछ कॉम्प्लिकेटेड साइड इफेक्ट है जैसा कि ड्राई माउथ और ब्लर्ड विजन, मीन्स आंखों पे धुंधला दिखना, उसे हम ब्लड विजन बोलेंगे। तो ये जब ड्रग इनएडिक्वेट अमाउंट में पेशेंट को दिया जाता है और ज़्यादा दिया जाता है तो पेशेंट में ये एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट दिखते हैं जिसमें ड्राई माउथ और ब्लड विजन आता है। इसके अलावा मैनी एंटीहिस्टामिन सच एज मिक्लोजिन एंड साइक्लिजिन आर आल्सो इफेक्टिव। तो मोशन सिकनेस में एंटीहिस्टामिनिक ड्रग मिक्लोजिन और साइक्लिजिन ये भी इफेक्टिव ड्रग है। दिस ड्रग में कॉज ड्राउजीनेस एंड में पोटेंशिएट द एक्शन ऑफ अल्कोहल एंड हिप्नोटिक ड्रग। तो ये ड्रग भी इफेक्टिव है इन मोशन सिकनेस, बट ये ड्राउजीनेस मीन्स एक लिथर्जी और आलसीपना जो है वो पेशेंट में लाता है। इसके अलावा अगर वो पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या फिर हिप्नोटिक ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है तो उसके इफेक्ट को भी बढ़ाने का काम जो है ये मिक्लोजिन एंड साइक्लिजिन करते हैं। Patient should be warned against this dangerous bad effect, especially if they intend to drive or using moving machinery। तो ये पेशेंट को पता होना चाहिए कि भाई ये ड्रग्स के ये साइड इफेक्ट है, और वो पेशेंट गाड़ी चला रहा है या फिर कोई मूविंग मशीनरी चला रहा है और उसे यूज़ कर रहा है तो उसे पता है कि मुझे मोशन सिकनेस का प्रॉब्लम है, और वो एज अ ट्रीटमेंट मेक्लोजिन, साइक्लिजिन, हायोसिन ये ड्रग्स को ले रहा है, तो उसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए बिफोर कंज्यूमिंग दैट ड्रग। उसके बाद वोमिटिंग इन प्रेगनेंसी देख लेते हैं। दिस इज कॉमन फ्रॉम द फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, उसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी बोलते हैं, दो टेंड टू पास ऑफ आफ्टर द 5th मंथ। तो ये फर्स्ट मंथ से 5th मंथ तक के जो प्रेग्नेंट वुमन है उसमें वोमिटिंग होता है। स्पेशली फर्स्ट मंथ में मॉर्निंग सिकनेस में प्रेग्नेंट वुमन को वोमिटिंग होता है और ये टिल 5th मंथ तक के चलता है। द ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड फॉइटल एबनॉर्मेलिटी एंड सम आर्ग्यू दैट नो ड्रग शुड बी यूज्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी अनलेस इन एक्सट्रीम अर्जेंसी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि जो प्रेग्नेंट वुमन है उसे एंटी इमिटिक ड्रग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एंटी इमिटिक ड्रग में भी फॉइटल एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और ड्रग इंड्यूस फॉइटल एबनॉर्मेलिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसीलिए मोस्टली डॉक्टर जो है प्रिस्क्राइब नहीं करते एंटी इमिटिक ड्रग टू प्रेग्नेंट वुमन। इसके अलावा बहुत ही अर्जेंसी जब तक नहीं आती तब तक जो डॉक्टर है और गायनेक जो है ये
एंटी इमिटिक ड्रग प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब नहीं करता है। तो मेन रीज़न यही है कि ड्रग इंड्यूस फर्टाइल एबनॉर्मेलिटी होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए कोई भी डॉक्टर स्पेशली एंटीबायोटिक्स जो है ये प्रेग्नेंट वुमन को प्रिस्क्राइब नहीं करता। इसके अलावा एंटी इमिटिक ड्रग्स को भी वो प्रिस्क्राइब नहीं करता है। Various trials, however, have shown that meclizine and cyclizine produce no apparent increased risk of teratogenicity। तो बहुत सारे ट्रायल्स हुए हैं स्पेशली एंटीहिस्टामिनिक ड्रग मिक्लोजिन और साइक्लिजिन पे, जो कि कोई भी टेरेटोजेनिसिटी प्रोड्यूस नहीं करते। इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन में एंटी इमेटिक इफेक्ट भी दिखाते हैं। इसके अलावा अदर ड्रग जो है फिनोथायाजिन डेरिवेटिव, प्रोमिथाजिन एंड डाइफिनहाइड्राजिन, ये भी जो है प्रेग्नेंट वुमेन में एज ए एंटी इमेटिक ड्रग यूज करते हैं और ये भी कोई ऐसा सस्पिशियस टेरेटोजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसके अलावा पायरोडोजिन जो है ये भी यूज होता है, ये सेफ भी है बट इसका इफेक्टिवनेस जो है ये डाउटफुल है। तो मोस्टली जो है मिक्लोजिन, साइक्लिजिन ये थोड़ा प्रॉमिसिंग ड्रग है। इसके बाद प्रोमिथाजिन, डाइफिनहाइड्राजिन ये भी थोड़ा प्रॉमिसिंग ड्रग है, बट पायरिडोजिन जो है ये सेफ है बट इसका जो इफेक्टिवनेस है एज ए एंटी इमेटिक ड्रग ये थोड़ा डाउटफुल है। तो ये हो गया हमारा इमिटिक्स और एंटी इमिटिक्स ड्रग्स का डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।